Hello everyone, myself Am Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो बाकी अदर वीडियोस के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट रिसर्चेस इन केमिस्ट्री एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या लेटेस्ट रिसर्चेस एंड डिस्कवरीज चल रही हैं। एंड ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एमफार्म या कोई भी मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं या रिसर्चर्स के लिए एंड उन लोगों के लिए जो लोग रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो है हमारा माइक्रोबियल मैजिक, कैन बैक्टीरिया कुड हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्या बैक्टीरिया ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकता है, उनके इमिशन को कम कर सकता है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आज के वीडियो की टॉपिक की बात करें तो आज का वीडियो हमने एक आर्टिकल से लिया है विच इज़ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कार्बन ट्रांसफर केमिस्ट्री इनटू बायोसिंथेसिस। ये आर्टिकल हमारा नेचर जर्नल के अंदर पब्लिश्ड हुआ है 3 मई को। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को इंटरनेट से या और भी अदर मेथड से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे माउस जो है उसके कर्सर को काफ़ी ध्यान से आप देखना, क्योंकि इसी कर्सर को यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम आज के डिस्कशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, देन हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, देन हम बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन एंड इट्स की सिंथेसिस के बारे में, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड लास्ट में रिसर्च डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आप सभी ने नाम सुना होगा एंड ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती हैं, इनका क्या रोल है, एक बार हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो हमारे सामने कई सारी गैसेस दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब होता क्या है कि जब हम अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने इमेज में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जहाँ पर एक ये हमें कोई भी व्हीकल शो कर रखा है, ट्रैक्टर शो कर रखा है, या फिर हमारा ये कार हो गया, ट्रक हो गई, जो भी हम स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गई, एरोप्लेन से निकलने वाला जो भी हमारा धुआं हो गया, हमारे घर में यूज़ होने वाले कई सारे फ्यूल्स हो गए। तो जब भी ये फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं या ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। हमने यहाँ पे नाम भी देखा, तो हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें से ये सारी गैसेस निकलती हैं। अब ये गैसेस क्या करती हैं, गैस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में ये एक लेयर बना लेती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिखा है, एटमॉस्फेयर के जस्ट नीचे ही आपको ग्रीन हाउस गैसेस दिख रही होंगी, एक डार्क उसमें ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस लिखा हुआ दिखेगा। ये एक लेयर फॉर्म कर देती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब होता क्या है कि सन जो है वो अपनी लाइट हमारी अर्थ तक भेजता है एंड ये लाइट के अंदर होती है यूवी रेडिएशन। अब ये यूवी रेडिएशन क्या करती हैं, कुछ यूवी रेज, अब यहाँ पे हम रेडिएशन या सनलाइट की जगह यूवी रेज बोलेंगे, तो ये यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे यूनिवर्स में चली जाती हैं या एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं। एंड कुछ रेज ऐसी होती हैं जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाती हैं एंड यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर गई। अब ये यूवी रेज हमारे अर्थ के ऊपर आती हैं, अर्थ के अलग अलग सरफेस के ऊपर ये टकराती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे ये पहाड़ों के ऊपर टकरा रही है, यहाँ पर ये कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट उड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल प्लेन वगैरह, उनसे टकराएगी, या कुछ रेज हमारी ज़मीन तक भी आएगी।
एंड ये यहाँ पर टकराने के बाद में वापस क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की कोशिश करती हैं। बट हमारे इतने सारे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने की वजह से ग्रीन हाउस की एक लेयर फॉर्म हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से ये यूवी लाइट अर्थ तक तो आ जाती हैं, बट ये अर्थ से बाहर वापस एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की जो लेयर होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सन से रेज आई, टकराकर वापस जा रही है, बट ग्रीन हाउस की लेयर ने उसको वापस अर्थ पे भेज दिया। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि वो सनरेज आई और यहाँ पे ग्रीन हाउस की लेयर से टकरा के वापस अर्थ पे आ रही है। अब ये यूवी रेज जो होती हैं, जैसे ही वापस आती हैं तो ये अर्थ के सरफेस के अंदर एंटर करती हैं, एंड धीरे धीरे करके ये यूवी रेज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हर साल थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 150-200 सालों में देखें तो धीरे धीरे करके अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस सन से निकलने वाले यूवी रेज को वापस एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस इन यूवी रेज को अर्थ के सरफेस के ऊपर ही रखती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारी अर्थ गर्म होती जा रही है और बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती हैं। तो ग्लोबल इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंडस्ट्री वाइज सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो हमारी निकलती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। हमारे घर के आसपास अगर देखें या हमारे आसपास के रीजन में देखें तो वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कहीं पे हमारी आयरन बनाने की इंडस्ट्री है, स्टील बनाने की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो है हमारा 24% के अराउंड ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री 19% जो है टोटल ग्रीन हाउस इमिट करती है। ओके, सो यहाँ पे सेंटर में अगर हम बात करें तो 12.6 गीगा टन की बात हो रही है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये अमाउंट होगा, गीगा टन, ठीक है। एंड इसमें से 19% सीमेंट इंडस्ट्री से, 24% आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, 8% पेट्रोकेमिकल से, 6% एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से, 3% पेपर इंडस्ट्री से, एंड अदर जो भी हमारे चीज़ें हैं उनसे 40% का इमिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। एक बार थोड़ा सा हम वापस आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो हम ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम अलग अलग केमिकल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर आयरन या स्टील बनाना है वहाँ पर भी हमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे। एंड सीमेंट्स की बात करें तो सीमेंट को बनाने के लिए भी अलग अलग केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, पेट्रोकेमिकल्स को बनाने के लिए भी, या जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको बनाने के लिए हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो उन केमिकल्स को बनाने के लिए भी क्या रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा। अगर हम केमिकल्स बनाएंगे तो ग्रीन हाउस इमिट करेंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आर दी कंपाउंड्स विच कंटेन न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। अब ये न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन क्या होता है, हम यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं राइट साइड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर पढ़ते हैं। टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो टेट्रावैलेंट हम नेचर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देन एक दूसरी फॉर्म होती है कार्बन की जिसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट, जिसमें कार्बन जो है वो हमारा सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से एक फॉर्म होती है डाइवैलेंट, यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आप यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से एक फॉर्म होती है मोनोवैलेंट, जिसमें कार्बन जो है सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो डाइवैलेंट क्या है हमारा,
जो डाइवेलेंट कार्बन होता है उसी को हम कार्बिन कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर डाइवेलेंट कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्बिन कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड विद अदर एटम्स रेदर देन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। कार्बन जो है 2 बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाने की बजाय। हम अभी तक जो है ज़्यादातर अगर देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, हम ये पढ़ते हुए हैं, आए हैं एंड ये देखते हुए हैं। बट डाइवेलेंट कार्बन के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो है सिर्फ 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। एंड दे वर फर्स्ट नोटिस्ड इन 1876 एज इंटरमीडिएट इन बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, 1876 के अंदर इसको नोटिस करा गया था पहली बार। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं किसके, कार्बिन्स की। कार्बिन या तो हमारे इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं या तो इस तरीके से, डाइक्लोरोकार्बिन, ये हमारा कार्बिन हो गया, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बिन के। नेक्स्ट मूव करते हैं नेचर ऑफ कार्बिन के बारे में बात करते हैं। सो कार्बिन का नेचर कैसा होता है। कार्बन प्रेजेंट इन कार्बिन form only 2 bonds with other atoms, that's why it is divalent in nature। कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एटम्स के साथ में, इसलिए इसको डाइवेलेंट कहा जाता है। 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसको टेट्रावेलेंट कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कार्बिन आर हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल कंपोनेंट एंड अकर एज एन इंटरमीडिएट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिव नेचर। अब ये कार्बिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल कंपोनेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होएगा, अनरिएक्टिव होएगा, अनस्टेबल होएगा। एंड ये जो है सिर्फ इंटरमीडिएट की तरह देखने को हमें मिलते हैं। सो कार्बिन जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट की तरह हमें देखने को मिलता है। एंड अगर कार्बिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बिन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर लिए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके जो प्रेजेंट हैं, एक हमारा इस वाले ऑर्बिटल में है, एक दूसरे ऑर्बिटल के अंदर है। जब ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तब हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। एंड हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 बॉन्ड कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करें एंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे 2 वो आपस में जो है पेयरिंग कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। अभी ट्रिपलेट कार्बिन की थोड़ी बहुत अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिंगलेट कार्बिन की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे। एंड बात करें एप्लीकेशन ऑफ कार्बिन्स की तो कार्बिन्स बहुत इम्पोर्टेंट एक इंटरमीडिएट है, एक कंपाउंड है जो कि हमारी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रखता है, अब जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ मेंशन करी हैं। सो बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कार्बिन्स के बारे में। तो कार्बिन जो है हमारा ये कपल करके हमें एल्कीन फॉर्म करके देता है या एल्कीन की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कार्बिन्स को यूज़ करके। ऑल्सो ये हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये साइक्लोप्रोपेन्स को आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बिन जो है हमारे साइक्लोप्रोपेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद में ऑल्सो ये रिएक्ट करते हैं हेट्रो एटम्स के साथ में और याइड्स बनाते हैं। ऑल्सो ये हेट्रो एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं इसको। ये लाइगेट करते हैं मेटल्स के साथ में, ओलिफिनेट कार्बोनाइल्स यूजली मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये ओलिफिनेट कार्बोनाइल्स बनाते हैं जिसको हम कार्बिन कॉम्प्लेक्स भी, मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऑल्सो ये ओलिफिन मेटाथीसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड कैटालाइज करते हैं अनपोल्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो ये कुछ एप्लीकेशन थी, इसमें से हम फोकस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन के ऊपर जिसमें साइक्लोप्रोपेन्स की फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन्स की, साइक्लोप्रोपेन्स इज अ गैस विद एन ऑर्डर लाइक ऑफ पेट्रोलियम ईथर। साइक्लोप्रोपेन जो है एक टाइप का गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका ऑर्डर की बात करें या स्मेल की बात करें तो ये पेट्रोलियम ईथर की तरह स्मेल करता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेन्ड रिंग स्ट्रक्चर इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन
more reactive and explosive than other saturated hydrocarbon. ओके, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और एक्सप्लोजिव नेचर का होता है अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें। वेल, अगर आप सभी को पता हो तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अगर हम अपने पेट्रोल की भी बात करें तो पेट्रोल के अंदर जो है हमारा ऑक्टेन प्रेजेंट होता है। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो उसके अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है। तो हम अपने फ्यूल की तरह जो है जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव और एक्सप्लोजिव क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन फंक्शनलाइज्ड हाइड्रोकार्बन होता है एंड ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है ड्यू टू देयर हाई एनर्जी डेंसिटी। इनके अंदर एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक जेट की बात करें तो एक जेट के अंदर जो कैरोसिन बेस्ड एविएशन फ्यूल होता है, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास जेट है, जेट के अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उस जूल के अंदर 35 मेगा जूल एनर्जी होती है। 1 लीटर हमने ये वाला फ्यूल लिया, कैरोसिन बेस्ड एविएशन फ्यूल लिया, 1 लीटर, इस 1 लीटर के अंदर 35 मेगा जूल हमें एनर्जी मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करें 1 लीटर साइक्लोप्रोपेन की तो वो हमें 50 मेगा जूल तक की एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ये एक्सीलेंट फ्यूल की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिन्यूएबल फ्यूल्स फॉर एनर्जी डिमांडिंग एप्लीकेशन सच एज शिपिंग, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट, एविएशन एंड रॉकेटरी। सो साइक्लोप्रोपेन को हम रिन्यूएबल फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं इन अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को प्रिपेयर्ड कैसे करा जा सकता है? दीज साइक्लोप्रोपेन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग अ कार्बीन विद एन एल्कीन विच रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बीन को एल्कीन के साथ रिएक्ट करके। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है, हमारे पास एक ये कार्बीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसी को हम कार्बन कहते हैं। ये कार्बन लिया, इस कार्बन को मैं एल्कीन के साथ में रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो एल्कीन और कार्बन आपस में रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के अदर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन कैसे बन सकता है? कार्बन और एल्कीन को आपस में रिएक्ट करा के। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन फ्रॉम कार्बन रिक्वायर्स एक्सपेंसिव केमिकल्स, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड दिस प्रोसेस ऑकर इन स्मॉल मैचेस नॉट ऑन लार्ज स्केल। ओके, सो साइक्लोप्रोपेन हमने ये तो देखा कि साइक्लोप्रोपेन क्या है? बहुत एनर्जी डेंसिटी वाला फ्यूल है। इसके अंदर एनर्जी की डेंसिटी भी ज़्यादा है, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है एंड काफ़ी अच्छा इसकी एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि साइक्लोप्रोपेन को जब हम लैब के अंदर बनाते हैं या इंडस्ट्री या कॉमर्शियल स्केल पे बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें काफ़ी महंगे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है एंड हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हमें अलग अलग एनर्जी वहाँ पर फॉर्म में देनी होगी, तो एनर्जी की भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। देन दिस प्रोसेस ऑकर्स इन स्मॉल बैचेस नॉट ऑन लार्ज स्केल। इसको हम अभी के हिसाब से स्मॉल बैचेस पे कर पा रहे हैं। मीन्स साइक्लोप्रोपेन बन तो रहा है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, लैब के अंदर, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन रहा है कि इसको हम कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकें। सो साइक्लोप्रोपेन अच्छा तो है, बट इसको हम एक बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है और इसको हम बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ड्यू टू विच सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन फ्रॉम कैफीन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है, काफ़ी महंगा भी पड़ता है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें चाहिए होगा अगर एक अच्छे अमाउंट के अंदर हम साइक्लोप्रोपेन को बनाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात करी, हमने डिस्कस करा कि साइक्लोप्रोपेन क्या है, एक अच्छा फ्यूल है, इसको हम एनर्जी
कंजप्शन के लिए या अलग अलग एनर्जी डिमांड्स को पूरी करने के लिए यूज़ कर सकती है। एंड कार्बन्स के बारे में जाना, देन हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जाना। सो अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी आपके सामने एक इमेज यहाँ पर शो हो रही है। मैं आपको एक सिंपल वे में जेनेटिक इंजीनियरिंग समझाऊंगा कि एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। सो हमारे सामने क्या है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया रखा हुआ है जिसको हमने बैक्टीरियम नाम से यहाँ पर बोल रखा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या है, ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को हमने क्या करा, बैक्टीरिया से बाहर निकाल लिया। इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। अब ये कट करने के कई सारी टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कट कर लिया। ओके, प्लाज्मिड क्या होता है पहले थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। बैक्टीरियम प्लाज्मिड या प्लाज्मिड जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है या जीनोम होता है बैक्टीरिया का। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के अंदर क्या रहेगा, डीएनए वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। सो हमने क्या करा, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला जिसके अंदर क्या रहेगा, डीएनए प्रेजेंट रहेगा। तो हमने कुछ पार्ट डीएनए का हटा लिया। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने ये वाला प्रोसेस यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि हमने क्या करा, सिंपली बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाला, कट कर लिया। ठीक है, कुछ डीएनए का कुछ जीन्स को उसमें से अलग कर दिया। अब हम यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल ले लिया। हमने इंसान के शरीर से, ह्यूमन बॉडी से एक साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल को निकाला। निकालने के बाद हमने क्या करा, उस सेल का डीएनए को निकाला। ठीक है, हमने यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर से डीएनए को अलग कर लिया। ठीक है, अब डीएनए को अलग करने के बाद में जो जीन रिस्पॉन्सिबल था साइटोकाइन की फॉर्मेशन के लिए उसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, हमने क्या करा, नीचे वाले स्टेप के अंदर हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला, प्लाज्मिड से हमने जीन को अलग कर दिया। ऊपर वाले में हमने क्या करा, इंसान के सेल का एक पार्ट लिया जिसके अंदर साइटोकाइन प्रोड्यूस होता है, उसमें से डीएनए को निकाला, डीएनए में से हमने जीन को अलग कर लिया। अब हम ये जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हमने कट करा था, इस पार्ट को हम लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। सो ये आपको कलर डिफरेंस से भी दिख रहा होगा कि जो लाइट ऑरेंज कलर का है वो हमारा कौन सा है, बैक्टीरिया का पार्ट है। और ये ऊपर जो हमारे जीन्स हमने निकाले थे साइटोकाइन्स को, इसको आपस में फिक्स कर देते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ में। तो हमने क्या करा, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर साइटोकाइन जीन्स वाले डीएनए वाले पार्ट को हमने फिट कर दिया। फिट करने के बाद में इसको बैक्टीरिया के अंदर दोबारा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर दो तरीके की चीज़ें हो गई। एक तो उसका पहले का पुराना प्लाज्मिड था वो तो था ही, साथ में साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल का जीन भी उसके अंदर आ चुका है। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है किसको, ह्यूमन साइटोकाइन्स को, क्योंकि उसके अंदर वो जीन्स हमने फिट कर दिया है। एंड इसी टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हम अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो हमने साइटोकाइन्स के लिए यूज़ करा है, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। सो बात करते हैं अब हम आज के रिसर्च के डिस्कशन के बारे में। हमारा रिसर्च का टॉपिक था या आज का जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था कि क्या बैक्टीरिया ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने से कम कर सकता है। तो बात करते हैं रिसर्च की। सो एक रिसर्च करी गई
ओके, सो एक रिसर्च करी गई जिसमें लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के अंदर एक रिसर्च करी गई जिसमें उन्होंने क्या करा, एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया को इंजीनियर्ड कर दिया। इंजीनियर्ड मीन्स कि उसके अंदर कुछ जेनेटिकल चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने न्यू टू नेचर कार्बन प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। एक रिसर्च करी गई लॉरेंस बर्कले नेशनल लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया को इंजीनियर करा, बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करे जिससे वो कुछ न्यू टू नेचर कार्बन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज कर सकता है, बना सकता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पावरफुल रूट फॉर सस्टेनेबल बायोकेमिकल्स को बनाने के लिए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोकेमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए। अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारा सस्टेनेबल बायोकेमिकल्स बना सकता है। इन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया को इंजीनियर करा जिसकी वजह से न्यू टू नेचर रिएक्शन परफॉर्म होंगी जो कि हेल्प करेगा सिंथेसाइजिंग द बायोकेमिकल्स बाय सस्टेनेबल रूट। इन्होंने क्या करा, एक बैक्टीरिया को इंजीनियर करा है जिसकी वजह से वो कुछ नई रिएक्शन परफॉर्म करेगा अपने शरीर के अंदर और कुछ नए केमिकल्स बनाएगा। दिस वर्क could also one day help reduce industrial emission because of its sustainable alternative to chemical manufacturing process. Okay, इस मेथड को यूज़ करके हम बैक्टीरिया से ऐसे केमिकल्स बना सकते हैं जो कि हम एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च वी कैन सिंथेसाइज एवरीथिंग इन दिस रिएक्शन फ्रॉम नेचुरल एंजाइम टू कार्बीन्स। अभी हमने एक चीज इस वाले डायग्राम के अंदर देखी कि हमने एक बैक्टीरिया के अंदर इंसानी शरीर वाला एक केमिकल बनाने का प्रोसेस करा। मीन्स कि हमने बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करे जिससे वो इंसान के शरीर में बनने वाले केमिकल्स को बना सकता है। इसी तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके कई सारे ऐसे केमिकल्स बना सकते हैं जो कि हम एक्चुअल में बनाने में प्रॉब्लम होती है। वी कैन सिंथेसाइज एवरीथिंग इन दिस रिएक्शन फ्रॉम नेचुरल एंजाइम। हम इसमें नेचुरल एंजाइम बना सकते हैं, ऑल्सो कार्बीन्स को भी बनाया जा सकता है। साइंटिस्ट ने क्या करा, बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करी जिससे वो क्या कर सकते हैं, नेचुरल एंजाइम से लेके कार्बीन्स तक बना सकते हैं। All we need to add sugar to the engineered bacterial cell and bacteria will give us the desired compound as metabolic product। बैक्टीरिया को जस्ट हमने क्या करना है, शुगर देना है या फूड देना है, वो उसको मेटाबोलाइज करेगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने कार्बन्स के बारे में डिस्कस करा था। कार्बन्स क्या है, हाईली रिएक्टिव कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये जो है कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर डिकेड्स साइंटिस्ट हैव वांटेड टू यूज कार्बीन रिएक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल्स, केमिकल्स एंड इन ड्रग डिस्कवरी एंड सिंथेसिस। अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से कार्बीन्स को यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग फ्यूल्स को बनाने के लिए, अलग अलग केमिकल्स को बनाने के लिए एंड ड्रग डिस्कवरी के अंदर और सिंथेसिस के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कार्बीन जो है काफ़ी स्मॉल स्केल पे हम बना सकते हैं, एक लार्ज स्केल पे इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कई सारे एक्सपेंसिव केमिकल की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसकी वजह से कार्बीन्स को साइंटिस्ट यूज़ नहीं कर पा रही थे। Next point, in this research study, the researchers uses an engineered strain of bacteria, Streptomyces, instead of using expensive chemical reactants। अब इस रिसर्च के अंदर साइंटिस्टों ने क्या करा, उन्होंने एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली जो कि है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस। साइंटिस्टों ने स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर उन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से उनके जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करी जिसकी वजह से बैक्टीरिया वो पर्टिकुलर केमिकल सिंथेसाइज कर पा रहा है। द बैक्टीरिया यूजेस शुगर टू प्रोड्यूस केमिकल प्रोडक्ट्स थ्रू सेलुलर मेटाबॉलिज्म।
सो बैक्टीरिया क्या करता है, सिंपली उसको हम शुगर देते हैं, खाना देते हैं, वो उनको पचाता है, और जो पचाने के बाद में क्या होगा, उसके जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रहेंगे उसके अंदर हमें डिजायर्ड कंपाउंड मिलेगा। दिस वर्क एनेबल अस टू परफॉर्म कार्बन केमिस्ट्री विदाउट यूजिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट और टॉक्सिक गैसेस टिपिकली यूज्ड इन कार्बन केमिकल सिंथेसिस। अब इसको यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके हम कार्बिन को भी बना सकते हैं। हम बैक्टीरिया को ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद में जो भी इसका एंड प्रोडक्ट रहेगा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रहेगा, वो कैसा रहेगा, कार्बिन रहेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, बैक्टीरिया को इंजीनियर करा, जिसकी वजह से कार्बिन बैक्टीरिया खाना खाने के बाद में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या है, कार्बिन फॉर्म हो रहा है। तो इस मेथड से हम सिंपली बिना कोई टॉक्सिक केमिकल यूज़ करे, बिना कोई टॉक्सिक गैस यूज़ करे, बिना कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, हम कार्बिन को सिंथेसाइज कर पा रहे हैं या कार्बिन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मच मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन द वे केमिकल आर सिंथेसाइज टुडे। सो इस मेथड को यूज़ करके हम एनवायरमेंट में काफ़ी हद तक पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है केमिकल्स को बनाने का, ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स जैसे हम केमिकल्स बनाते हैं। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल यूज़ होता है और रिलीज़ भी होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती जा रही है। बट इस मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को सिंपल शुगर दे रहे हैं, वो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है, कोई भी टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं हो रही हैं, कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो रहा है। यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसके अंदर क्या है, हमारा प्लाज्मिड। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है हमारा क्या करता है, कंटेन करता है जीन्स को। अभी हमने बात करी थी पिछले डायग्राम के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरियम प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर क्या है, जीन्स या डीएनए कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर लीनियर प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर जीन्स होते हैं। इस जीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन आ गया, फिर हमने जीन को मॉडिफाई करा, जीन को इंजीनियर करा, इंजीनियर करने के बाद में हमें एक मॉडिफाइड जीन्स मिलता है, जिसमें हम डिज़ायर्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द इंजीनियर्ड बैक्टीरियम मेटाबोलाइज द शुगर इनटू कार्बन प्रिकर्सर एंड द एल्किन सबस्ट्रेट। अब देखो, एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो बैक्टीरिया था वो कार्बन प्रिकर्सर बना रहा था, ऑल्सो एल्कीन का सबस्ट्रेट बना रहा था। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें एक्सपेरिमेंट में फॉर्म होते हुए दिखे। बैक्टीरिया जो है ये दो प्रोडक्ट बना रहा था, कार्बन का प्रिकर्सर और एल्कीन का सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, it is also observed that the engineered bacterium also make an evolved P450 enzyme which convert the carbon precursor and alkene substrate into cyclopropene। and एक्सपेरिमेंट के टाइम पर रिसर्चर्स ने ये भी ऑब्जर्व करा कि बैक्टीरिया जो है या इंजीनियर्ड बैक्टीरिया वो एक और एंजाइम जो कि P450 है, इसका मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म कर रहा था, जो कि क्या करता है, ये एक एंजाइम बैक्टीरिया बना रहा है। ये एंजाइम कार्बन प्रीकर्सर और एल्किन सबस्ट्रेट को साइक्लोप्रोपेन के अंदर फॉर्म करता है या कन्वर्ट करता है। द साइक्लोप्रोपेन formed in this process can be used in the sustainable production of novel bioactive compound and advanced fuel। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन हमारा बना, इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं कई सारे सस्टेनेबल बायोएक्टिव कंपाउंड्स को बनाने में एंड एडवांस्ड बायोफ्यूल को बनाने में। अभी तक हमारे पास जो प्रीवियस मेथड थे उसमें हम साइक्लोप्रोपेन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल हो रही थी। बट इस मेथड के थ्रू हम साइक्लोप्रोपेन को ईजिली बना सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम कई सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं।
then we can now perform these interesting reaction inside the cell. Next point, the cell produces all the reagent and cofactor, which means that you can scale this reaction to a very large scale for mass मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो भी चीज़ है बैक्टीरिया खुद से बना रहा है, उसको जो भी रिएजेंट चाहिए रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, या जो भी कोफैक्टर चाहिए, वो सारा बैक्टीरिया खुद ही बना रहा है। हमें जस्ट उसको शुगर फीड करनी है, शुगर खिलानी है, एंड वो हमें प्रोडक्ट बना के देगा। तो इसको हम मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरियल स्ट्रैंड्स इन synthesizing the various chemical compounds could help in reducing the carbon emission and greenhouse gases. Okay, so इन इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को अगर हम अलग अलग केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ करें तो कार्बन का इमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू अदर बर्कले लैब रिसर्चर्स, close to 50% of greenhouse gas emission come from the production of chemical, आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री। सो इन सभी इंडस्ट्रीज से जितना भी हमारा ग्रीन हाउस रिलीज हो रहा है वो 50% है। मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं वो लगभग 50% केमिकल के प्रोडक्शन से, आयरन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री से रिलीज होती है। The use of engineered bacterial strand in these industry help in reducing the greenhouse gas emission to 50% by the year 2030। अगर हम इन इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बने हुए केमिकल्स को यूज़ करें इन सभी इंडस्ट्री के अंदर तो हम लगभग 50% तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर सकते हैं बाय द ईयर 2030। ऐसा कहना है बर्कले लैब रिसर्चर्स का। आई होप आपको ये रिसर्च डिस्कशन का टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे कुछ नॉलेज गेन करी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं तो आप उसके लिए भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। एंड हियर आर सम रेफरेंसेस, ये सभी कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये सब इंफॉर्मेशन ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।